नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? पढ़ाइए हम लोग मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 8 के सहायक वाचन में अध्याय 3 देख लेते हैं। अध्याय का नाम है महाजनपद काल से शुंग और सातवाहन काल। आइए हम उसको देख लेते हैं अच्छे से। पहले इसमें है महाजनपद काल। महाजनपद हम लोग इसमें देखेंगे महाजनपद किसे कहा जाता है, इसका काल अवधि कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ। एक समय था जब जो राजा अपना राज्य जहाँ स्थापित कर देता था उसकी राज्य सीमा उसके अथवा उसके वर्ग के नाम पर प्राप्त कर लेती। देखिए, पहले का समय था जब कोई राजा अपना राज्य स्थापित करता था और उसका सीमा का निर्धारण कर देता था तो उसके नाम से वो राज्य का विस्तार होता था और उसका अंत भी उसी राजा के नाम पर होता था। सभी कुछ राजा के नाम पर चलता। व्यक्तियों या कुलों के कुछ समूहों से प्राप्त ग्राम व ग्रामों के जनपद बने। देखिए, कुछ व्यक्तियों या कुछ समूहों से मिलाकर किसका निर्माण हुआ? ग्राम का निर्माण हुआ। और ग्राम से किसका निर्माण हुआ? जनपद, जिला का निर्माण। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पहले से ही कुछ जनपदों ने अपने आसपास के जनपदों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। देखिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जो कुछ जनपद जो निर्माण किया गया था वो आपस में क्या किए? लड़े और कुछ जनपद मिलकर अपने जनपदों में मिला लिया और महाजनपद का निर्माण किया। देखिए, जो जनपद जीता वो जीत कर दूसरे जनपद को अपने जनपद में मिलाकर क्या किया? महाजनपद का निर्माण कर दिया, बना दिया। इस काल में 16 महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे। देखिए, इस समय जो है कि 16 महाजनपद जो है कि जीतकर अपना अस्तित्व बना चुके थे। मध्य प्रदेश में चेदी और अवंती महाजनपद थे। हमारे जो कि मध्य प्रदेश राज्य में 2 महाजनपद था, पहला चेदी और दूसरा अवंती महाजनपद। आइए हम लोग आगे देखते हैं। चेदी महाजनपद के अंतर्गत राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तारित बुंदेलखंड का क्षेत्र आता था। देखिए, चेदी जो महाजनपद था वो आज के मध्य प्रदेश और कुछ भाग उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। शक्तिमती इसका राजधानी था। जो चेदी महाजनपद था इसका राजधानी क्या था? शक्तिमती था। जातक कथाओं और महाभारत में चेदी नरेशों का उल्लेख मिलता है। हमारे जातक कथाओं के साथ साथ महाभारत में भी जो कि चेदी नरेशों का राजाओं का महत्व उल्लेख मिलता है। अवंती महाजनपद के अंतर्गत मालवा का क्षेत्र आता था। अब देखिए, चेदी महाजनपद हो गया और अवंती महाजनपद के अंतर्गत मालवा का क्षेत्र आता था। इसके 2 भाग थे, एक उत्तरी अवंती, दूसरा दक्षिणी अवंती। अवंती का 2 भाग था, 2 भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी अवंती, दूसरा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। हमारा जो उत्तरी अवंती का क्या राजधानी था? उज्जैनी था। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी और हमारा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती था, जिसे आज महेश्वर के नाम से जाना जाता है। जिसे हम लोग आज किस नाम से जानते हैं? महेश्वर के नाम से जानते हैं। विदिशा और एरन इसके प्रमुख नगर थे। देखिए, अवंती जो महेश्वर नाम से जाना जाता है उसका 2 प्रमुख शहर था, एक विदिशा, दूसरा एरण। पुराणों के अनुसार महासेन चंद्र प्रद्योत यहाँ का शासक था जो बड़ा क्रूर था। देखिए, पुराणों के अनुसार चंद्र प्रद्योत यहाँ का जो राजा था, शासक था, वो बहुत ही निर्दयी क्रूर था। इतिहासकारों के अनुसार चंद्र प्रद्योत के पश्चात उसके उत्तराधिकारी अवंती महाजनपद को संभालने में असहाय रहे। देखिए, इस राजा के बाद जो है कि उसके जो उत्तराधिकारी थे वो अवंती महाजनपद को नहीं संभाल पाए, फलस्वरूप इसका पतन हो गया। इसका कारण क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप इसका क्या हो गया? अंत हो गया। बाद में ये प्रदेश धीरे धीरे मगध के शिशुनाग और नाग सम्राटों के समाजवादी नीति का शिकार हो गया। देखिए, जब वहाँ के लोग राज नहीं संभाल सके तो क्या हुआ? धीरे धीरे इसका मगध और नाग सम्राट के यहाँ धीरे धीरे विलय हो गया। बड़वानी के पास मिली नंदों की मुद्राओं को इसका प्रमाण माना जाता है। बड़वानी के पास जो नंदों की मुद्राएं हैं इससे ये साबित भी होता है नंदों के पास मौर्यों का आधिपत्य था। और नंदों के पास किसका आधिपत्य था? उसका मालिक कौन था? मौर्य था। आइए हम लोग बौद्ध काल देख लेते हैं।
गौतम बुद्ध के समय उज्जैनी अत्यंत महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। जो गौतम बुद्ध थे उनके समय में उज्जैनी एक महत्वपूर्ण नगर था। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने वाले राजमार्गों पर उज्जैनी महत्वपूर्ण विश्राम स्थल था। देखिए, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने वाले राजमार्गों पर उज्जैनी एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल था। यहाँ पर लोग रुकते थे और विश्राम करते थे। एक मार्ग पाटलिपुत्र से साकेत, अयोध्या, कौशाम्बी, विदिशा और महेश्वती होता हुआ उज्जैन को जाता था। देखिए, एक मार्ग जो कि पाटलिपुत्र से साकेत, अयोध्या और कौशाम्बी और महेश्वती होते हुए उज्जैन तक जाता था। इतना लंबा जो कि रास्ता था। और दक्षिण में गोदावरी पर स्थित प्रतिष्ठान तक जाता था। और दक्षिण में जो कि गोदावरी पर स्थित प्रतिष्ठान तक ये मार्ग जाता था। पश्चिम दिशा में वह मार्ग उज्जैन से भृगुकच्छ तक जाता था। और पश्चिम में ये कहाँ तक जाता था? भृगुकच्छ तक जाता था। पुराणों में वर्तमान मालवा का अवंती के नाम से उल्लेख आया है। और हमारे पुराणों में जो इसमें वर्तमान मालवा है अवंती के नाम से उल्लेख मिलता है। बुद्ध के समय अवंती भारत के 4 विशाल साम्राज्यों में से एक माना जाता था। जब महात्मा बुद्ध का काल था उस समय अवंती भारत के 4 विशाल साम्राज्यों में से एक था। बुद्ध के समय अवंती का प्रद्योत नाम का राजा राज करता था। बुद्ध के समय अवंती कौन राजा राज करता था? प्रद्योत नाम का राजा शासन करता था। वह एक पराक्रमी राजा था। अन्य 3 साम्राज्यों के कोशक, वत्स और मगध थे। देखिए, एक हो गया हमारा अवंती और 3 थे। एक कोशक था, दूसरा वत्स, तीसरा मगध था। कहा जाता है कि प्रद्योत का जन्म ठीक उस समय हुआ था जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। देखिए, माना जाता है कि प्रद्योत का जन्म कब हुआ था? जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उसी समय उसका भी जन्म हुआ था। ज्ञान प्राप्त समय वह अवंती का शासक बना। बौद्ध साहित्य में प्रद्योत को उसके पराक्रम के कारण महासेन की पदवी से विभूत किया गया। देखिए, वो इतना जो है कि महान था कि उसे महासेन की पदवी से नवाजा गया। प्रद्योत का पड़ोसी वत्स का राजा उदयन अवंती के शासक से गरिमा और गौरव में किसी तरह से कम न था। एक बार प्रद्योत ने छल पूर्वक उदयन का अपने राज्य में बुलाकर बंदी बना लिया। और यह सर्वविदित है कि उदयन प्रद्योत का ही सर्वगुण संपन्न पुत्री वासवदत्ता के प्रयत्नों से उसके साथ ही निकल भागा। वासवदत्ता बाद में उदयन की पटरानी बनी। देखिए, जिसके साथ वो भागा उसको क्या कर लिया? उसे विवाह कर लिया और वहाँ का राजा रानी बना दिया। लगभग 150 वर्षों बाद प्रद्योत वंश का अंश हो गया। और कितने वर्षों बाद? 150 वर्ष बाद जो कि प्रद्योत राज का जो कि अंत हो गया और अवंती मगध के विशाल साम्राज्य में समाहित हो गया। और अवंती जो है कहाँ मिल गया? मगध राज्य में मिल गया। तत्पश्चात पाटलिपुत्र में नंदवंश के राज्य स्थापित हुआ। इसके पश्चात जो कि पाटलिपुत्र में नंदवंश का राज्य स्थापित हो गया। मध्य प्रदेश के अधिकांश भूभाग संभवतः उन्हीं के अंतर्गत आता था। मध्य प्रदेश का पूरा भाग इसी के अंतर्गत आता था। पुराणों में नंदवंश के संस्थापक महापद नंद की क्षत्रियों का संहार करने के कारण दूसरा परशुराम निरूपित किया गया। देखिए, पुराणों के अनुसार नंदवंश का स्थापक जो थे उनको क्या कहा गया? परशुराम कहा गया। आइए हम लोग मौर्य वंश देख लेते हैं। ईसा पूर्व 4वीं सदी में मौर्य वंश भारत का राजनीतिक एकता प्रदान की। देखिए, 4वीं सदी में जो कि भारत में मौर्य वंश क्या हुआ? धीरे धीरे उत्पन्न हुआ और राजनीतिक एकता प्रदान किया। नंदवंश को हटाकर चंद्रगुप्त ने मौर्य ने साम्राज्य। देखिए, नंदवंश को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? अपना साम्राज्य वहां स्थापित किया। चंद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य का शासक था और चंद्रगुप्त जो था एक बहुत बड़ा राज्य का राजा था। उसके साम्राज्य में उत्तर का संपूर्ण भारत आता था।
उसका जो साम्राज्य था उत्तर का पूरा भारत आता था। चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक और भारतीय इतिहास का नक्षत्र रहा। देखिए इसमें जो चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक था वह बहुत ही विख्यात हुआ। अपने पिता बिंदुसार के समय, देखिए वो अपने पिता बिंदुसार के समय अशोक लगभग 11 वर्षों तक अवंती का शासक रहा। देखिए अपने पिता बिंदुसार के समय जो कि लगभग 11 वर्षों तक अवंती का वह शासक भी रहा। अशोक ने अपना विवाह विदिशा, देखिए अब अशोक का विवाह देखे तो अशोक ने अपना विवाह विदिशा के नगर सेठ की पुत्री देवी से किया था। किससे किया था? देवी से किया था। संघमित्रा और महेंद्र नाम की पुत्री व पुत्र थे। अब देखिए अशोक को 2 पुत्र, एक संघमित्रा और दूसरा महेंद्र। अशोक ने बुद्ध धर्म का प्रचार के लिए उन्हें श्रीलंका भेज दिया। अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा उसके बाद बौद्ध धर्म जो अपना लिया, उसके बाद उन्होंने दोनों को अपने कहाँ भेज दिया? श्रीलंका में भेज दिया। मौर्यों ने यहाँ अवंती नामक प्रांत जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। सम्राट अशोक ने उज्जैनी और निमाड़ अंचल के कसराजवद में स्तूपों का निर्माण किया। रायसेन के जिलों में सांची और सतना जिलों में भरहुत में विश्व प्रसिद्ध स्तूप भी बनवाए। जबलपुर के निकट रूपनाथ, विदिशा के निकट बेंसनगर, पवाया, एरण, गुजरा इत्यादि में अशोक स्तंभ व शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि मौर्य वंश का मध्य प्रदेश पर गहरा प्रभाव। देखिए जो ये सब स्तंभ बनाया गया था इससे यह प्रमाण मिलता है कि मध्य प्रदेश में जो है कि मौर्य वंश अच्छे से शासन किया था। यह इस क्षेत्र की शांति और समृद्धि का दौर था। देखिए अशोक के समय यह क्षेत्र क्या था? शांति और विकास का बहुत ज़्यादा किया हुआ था। आइए हम आगे देखते हैं शुंग और सातवाहन। अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी साम्राज्य को बनाए न रख सके। देखिए जब अशोक का मृत्यु हो गया उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी रहा वो जो है कि साम्राज्य को नहीं बना पाए, न रख सके। मौर्य अंतिम मौर्य सम्राट ब्रहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्य शुंग ने 184 पूर्व में केवल शुंग वंश की स्थापना की। देखिए मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ब्रहदत्त था और उसका हत्या किसने किया? उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और शुंग वंश का स्थापना किया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का अंत पुष्यमित्र शुंग ने किया था। मौर्य साम्राज्य का अंत किसने किया था? इस शुंग ने किया था। पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा में रहकर अपने साम्राज्य का शासन करता था। देखिए पुष्यमित्र का जो पुत्र था अग्निमित्र वह विदिशा में रहकर वहाँ पर शासन करता था। विंध्य प्रदेश में भरहुत के शिलालेखों में शुंग वंश का उल्लेख आया जिनसे प्रमाणित होता है कि यह क्षेत्र उनका साम्राज्य के अंतर्गत थे। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र के अनुसार शुंग वैम्बिक वंश के थे। बौद्धयान स्रोत सूत्र के अनुसार वैम्बिक कश्यप गोत्री ब्राह्मण थे। हरिवंश पुराण में इसकी पुष्टि होती है। हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण राजा था। देखिए वो किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। उसने सांची के स्तूप का आकार बढ़वाया और वेदिका की स्थापना की। और जो सांची का स्तूप था उसका आकार भी बढ़ाया और वेदिका का स्थापना भी किया। शुंगों के बाद दक्षिण शायद सातवाहन वंश ने मालवा में प्रवेश किया। शुंगों के बाद जो दक्षिण शायद थे सातवाहन वंश उसने मालवा में प्रवेश किया। सातवाहनों ने भी त्रिपुरी, विदिष्ट आदि पर शासन किया और इसके सिक्के सोहन, होसांग व जबलपुर के पास प्राप्त हुए। देखिए ये वहाँ भी शासन किया और इसका सिक्का जो कि होसांग व जबलपुर के पास भी मिलता है। पुलुमामी के नासिक ग्रुप अभिलेख में अवंती और महिष्मती क्षेत्र, विंध्य और सतपुड़ा आदि स्थानों का उल्लेख सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत किया गया जिससे प्रमाणित होता है कि नर्मदा तक क्षेत्र सातवाहनों का प्रभाव था। नर्मदा तक जो कि सातवाहनों का प्रभाव था।
आइए हम नागवंश देखते हैं। ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र ऐतिहासिक नगर पद्मावती, जो आज पवाया के नाम से जाना जाता है, यह पहली शताब्दी के प्रारंभ में नागवंशी राजाओं के राजधानी थी। जो हमारा ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र पद्मावती था, वो जो कि नागवंश की राजधानी था। पवाया जो 9 नाग राजाओं द्वारा राज्य करने का उल्लेख मिलता है। देखिए, पवाया जो 9 नाग राजाओं द्वारा यहाँ राज्य करने का उल्लेख मिलता है। इनके समय में अनेक सिक्के प्राप्त हुए। ग्वालियर और पश्चिम में बुंदेलखंड का अधिकांश भाग इस राज्य के अंतर्गत आता था। पुराणों में विदिशा में भी शताब्दियों तक नाग राजाओं द्वारा किए गए जाने का उल्लेख मिलता है। और हम लोग देखते हैं शक और कार्दमर्क वर्ग। ये हमारा अभ्यास है, तो अभ्यास जो कि दूसरे वीडियो में करा देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।